आपका नाम पूजा कुमारी है। यस सर। पूजा का अर्थ? सर पूजा का अर्थ होता है श्रद्धा, किसी के प्रति समर्पण। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं हजारीबाग जिला से हूँ और मेरी स्नातक और स्नातकोत्तर की जो शिक्षा है वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हुई है, जो कि हजारीबाग में ही स्थित है। आप मूलतः रहने वाली कहाँ की हैं? सर मूलतः मैं हजारीबाग से ही हूँ। हजारीबाग जिले में का 2 ऐतिहासिक धरोहर का नाम बोलिए। सर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में एक सीतामढ़ी है, जहाँ पे अभी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ खुदाई के दौरान साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। और कोई? सर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अगर शैक्षणिक संस्थान के रूप में लिया जाए तो एक कोलंबस महाविद्यालय भी, सेंट कोलंबस महाविद्यालय भी है, जो कि प्राचीन बहुत दिनों से है। जो इतिहास से जुड़ा हुआ हो जैसे वैसा कोई धरोहर? हजारीबाग जिला किस लिए जाना जाता है? सर हजारीबाग जिलों को हजार बागों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ही वन संसाधन तथा मतलब कई बाग थे, उसके नाम पर हजार बाग मतलब हजारीबाग उसका नाम रखा गया है। और स्पेशली यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही सुखदायी है, बहुत ही अच्छी है, स्वास्थ्यवर्धक है, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है। क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। यस सर। आपने अपना शिक्षा खास करके ग्रेजुएशन यस सर अन्नदा कॉलेज से किया है। यस सर। और तो आपका ग्रेजुएशन का पेपर क्या था? सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या अंतर है? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अतिरिक्त कार्बन और इससे बनने वाले कंपाउंड्स के अतिरिक्त जो भी एलिमेंट्स या एटम्स हैं उनके बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनके बिहेवियर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में। जो आप ठंडा पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या रहता है? ऑर्गेनिक रहता है, इनऑर्गेनिक रहता है? सर उसमें इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, तो एक इनऑर्गेनिक के तहत उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में कुछ मेडिसिन्स भी पढ़ने होते हैं। जी सर। तो मेडिसिन्स में जो तत्व मिलाए जाते हैं तो वो क्या रहते हैं? वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? सर तो चूँकि हमारा जो बॉडी है वो कार्बन से भी बना हुआ है और इसके अलावा अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, तो इसमें अगर मेडिसिन बनाया जाता है तो दोनों तत्वों का समावेश होता है, मीन्स दोनों प्रकार के, तो कह सकते हैं कि इसमें दोनों होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। आपने ग्रेजुएशन किया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर आपने उसी सब्जेक्ट से एमएससी भी किया है। यस सर। तो एमएससी करने के बाद आप लेक्चरशिप की ओर क्यों नहीं गए? सर मेरा रुझान प्रशासनिक सेवा, सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने उसके पश्चात लगातार इसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और
मतलब आप चूँकि आप नेट दे सकते थे, यस सर। तो मार्क्स बढ़िया है आपका, जी सर। तो आप नेट वगैरह नहीं दिए? नो सर, मैंने इसके लिए कभी कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा लगातार प्रयास इसी के लिए किया है। आपने फर्स्ट चॉइस जो दिया है जेपीएससी में, वो पुलिस सर्विस दिया है, यस सर। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों नहीं दिए, पुलिस सर्विस ही क्यों दी? सर, पुलिस सर्विस में मेरी अत्यधिक रुचि है और यह जॉब मुझे कई वर्षों से काफ़ी आकर्षित करता आया हुआ है। मैं अगर आसपास अपने किसी महिला पुलिसकर्मी को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है देखकर कि चलो ये कर रही हैं तो मुझे भी इसी सर्विस में जाना है। मेरी इसमें काफ़ी रुचि है सर और मैं इसी में आकर अपना करियर बनाना चाहूँगी सबसे पहले। एक महिला होने के नाते आप डीवाईएसपी की भूमिका बखूबी निभा लेंगे? सर, मैं इसको इस पद के लिए अपने आप को योग्य समझती हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसमें अपना सबसे बेस्ट दे सकूँगी। तो वर्तमान समय में यदि आप डीएसपी में चयनित हो जाती हैं, यस सर। तो थैंक यू सर। यदि आपको क्राइम ब्रांच का डीएसपी बना दिया जाएगा, जी सर। तो क्राइम ब्रांच में आप किस तरह से काम करना चाहेंगी, वो किस तरह से आप उसको अच्छी तरह से निभाएंगी उसको? जी सर। अगर मैं क्राइम ब्रांच में सबसे पहले जाती हूँ तो सबसे पहले मैं जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उन्हें देखूँगी कि यहाँ पे किस प्रकार के क्राइम्स ज़्यादा हो रहे हैं, उनका एनालिसिस करूँगी और उसके पश्चात मैं जो वहाँ पे और भी कर्मचारी मेरे अधीनस्थ मेरे सीनियर्स जो होंगे उनके साथ एक समन्वय स्थापित करके मैं चाहूँगी कि उस क्राइम को कम से कम कर सकूँ, उसके आंकड़े कम हो सके और उसका एक उस समस्या का समाधान निकाल सकूँ। झारखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जाने वाले कुछ एक दो कार्यक्रम का नाम बताइए। सर, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री लाडली योजना चलाई जा रही है जिसमें जो पहली बच्चियां जन्म ले रही हैं उनके लिए पहली बच्चियों और दूसरी 2 बच्चियों के लिए कुछ वित्तीय सहायता के रूप में पैसे दिए जाएंगे बच्चे के नाम पर, जो कि मतलब पहली कक्षा से या जन्म से लेकर उसके 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विभिन्न तरीक़ों से या विभिन्न इंस्टॉलमेंट में उसके खाते में पैसे जमा कर दिए जाएंगे। और कोई एक दो कार्यक्रम? जैसे मान लीजिए वंदे मातरम है, या एक ये बहुत फेमस हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, सर ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। योजना नहीं, मतलब एक मानसिकता को बदलने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है, एक अभियान है जिससे महिलाओं के जो खासकर लड़कियों की जो लिंगानुपात है उसमें सुधार किया जा सके, बच्चियों को पढ़ाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। आप अपना हॉबी कुकिंग दिए, यस सर। कौन सा रेसिपी आप बनाते हैं? सर, मुख्यतः मैं सभी प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उसे मैं बनाती हूँ। घर में खाए जाने वाले सभी व्यंजनों को बना सकती हूँ। मुख्य रूप से यदि कहा जाए कि झारखंड का 2 रेसिपी का नाम बताइए तो? सर, अगर झारखंड के मुख्य रेसिपी के बारे में बोला जाए तो एक चावल का छिलका एक होता है सर, जिसे पीस कर छिलका के रूप में पतली पतली रोटियों जैसा बनाया जाता है। एक धुसका हो गया, जो कि वो भी अरवा चावल और उड़द दाल और चना दाल के सहायता से बनाया जाता है।
और बड़ा है जो कि उड़द दाल से ही का प्रयोग करके उसको वो भी बनाया जाता है। झारखंड में जो हेमंत सरकार बनी थी यस उस उसकी जो कैबिनेट की सरकार है, यस सर। कैबिनेट है, तो उस कैबिनेट में महिला की संख्या कितनी है? सर इस बार जो कैबिनेट गठित की गई है उसमें महिलाओं की कुल संख्या 10 है। झारखंड में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में पंचायत इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, यस सर। तो ये पंचायती राज व्यवस्था यस सर। जो है वो मुख्य रूप से कैसे आम आदमी को लाभ देता है ये? जी सर। सर पंचायती राज व्यवस्था जो कि एक इसको स्थानीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है, और जब स्थानीय सरकार जब लोगों से सीधे संपर्क में आती हैं तो केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उनका जो प्रत्यक्ष लाभ है उनको मिल पाता है, लोग जागरूक हो पाते हैं, और जितनी भी समस्याएं हैं खासकर जनता को कहाँ परेशानी हो रही है उसका समाधान उनके माध्यम से आसानी से हो जाता है। यदि आप को कहा जाए कि एक महिला मुखिया में आपका यदि खड़ी होती हैं और उसमें आपका हो जाता है, मुखिया बनाया जाता है, तो एक मुखिया के रूप में स्थानीय सरकार में आप एक महिला होने के नाते किस तरह की भूमिका निभाएंगी? सर सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि वहाँ पे जो लोग मेरे वहाँ पे जो मेरे ग्राम पंचायत में जो लोग हैं उनको अब तक किन किन सुविधाओं से वे वंचित हैं, उन्हें किस प्रकार की समस्या हो रही है, उनको मैं देखूंगी और उसका समाधान करने की कोशिश करूंगी। इसके लिए मुझे अगर मतलब ब्लॉक से बात करना पड़े और वहाँ जो भी है उनको मैं कोशिश करूंगी कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। इसमें जैसे स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे कार्य होते हैं, यस सर। उसमें मुख्य रूप से कई ऐसे कार्य होंगे जो महिलाओं से जुड़े होते हैं, जी सर। महिलाओं के विकास से जुड़े होते हैं, वो एक दो कुछ उस तरह का कार्यक्रम? सर महिलाएं मुख्यतः पोषण से संबंधित ज़्यादा ग्रसित होती, मतलब पोषण की समस्या उनमें ज़्यादा पाई जाती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको जो पोषण संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल कर सकूं, और खासकर मैं लोगों के बीच में लड़का और लड़की को लेकर ज़्यादा भेदभाव पाया जाता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि बालिकाओं को थोड़ी प्राथमिकता दी जाए ताकि उनको आगे बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर अभी आप देख रहे होंगे कि खास करके भारत के पड़ोसी देशों के साथ कई इस तरह के स्थितियाँ क्रिएट हुए हैं, जो कि पड़ोसी देश में कहीं सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, कहीं सेना का शासन हो रहा है। तो आप ये बताइए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करके वहाँ सेना का शासन लागू कर दिया गया है? तो वर्तमान में मालदीव है जो जहाँ पे इस तरह की एक परिस्थिति उत्पन्न हुई है, और श्रीलंका। मालदीव में कौन सी सरकार थी, किसकी सरकार थी? सर अभी याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना था। अभी आपने श्रीलंका का नाम दिया, ये श्रीलंका में क्या कौन सा क्राइसिस हुआ है? सर वहाँ आर्थिक रूप से वहाँ पे अभी क्राइसिस चल रहा है। तो क्या भारत उसके लिए कुछ कर रहा है? जी सर, भारत अपने पड़ोसी देश के लिए जितना हो सकता है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको जो अभी बेसिक चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है।
अभी आप देख रहे हो कि इंटरनेशनल मैटर में रूस जो है वो यूक्रेन पर अटैक किया था और अभी भी वो युद्ध चल रहा है। यस सर। तो वो क्यों किया था, क्या मकसद था ये रूस का यूक्रेन पर आक्रमण का? सर रूस यूक्रेन के जो पश्चिमी भाग हैं, बेसिकली देखा जाए तो पूरा यूक्रेन को ही और मुख्यतः पश्चिमी भाग को वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अपना ही एक पार्ट मानता आया है। और चूँकि अभी वो जो पश्चिमी देशों में मतलब उसके जो पश्चिमी भागों में थोड़ी सी मतलब उसका अटैक करने का कारण क्या था? सर बेसिकली अटैक करने का कारण यह था कि वो यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था, बनना चाह रहा था। और नाटो का सदस्य बनने के कारण क्या होता कि अगर किसी वजह से भी अगर उस पर अटैक किया जाता तो नाटो के सभी देश मिलकर रूस पर अटैक करते। और अभी नाटो को मतलब देखा जा रहा है कि रूस के जो पश्चिमी भाग में जितने भी देश स्थित हैं वो लगातार सभी को अपना सदस्य बनाता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रूस को डर है कि कहीं उसके जो आंतरिक संप्रभुता है, उसकी जो संप्रभुता है, उसके जो क्षेत्र हैं उसको खतरा है और इसी वजह से वो उसका विरोध कर रहा है। ठीक है पूरा जी, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया।